गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उपस्थित अध्यापकगण एवं प्यारे बच्चों, मैं इंस्पेक्टर मोहनलाल नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की तरफ से आप सभी का इस स्कूल सेफ्टी वीक में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने आपके टीचर्स ने बताया होगा कि गुजरात गवर्नमेंट ने 23 सितंबर से 27 सितंबर के दौरान स्कूल सेफ्टी वीक घोषित किया है। पता है किसी को? आप लोगों को पता होगा ना कि स्कूल सेफ्टी वीक चल रहा है। क्या बोलते हैं? साला सलामती सप्ताह। तो ये आपका साला सलामती सप्ताह इस वीक में चल रहा है। तो इसी दौरान में हमारी टीम यहाँ पे आई हुई थी द्वारका, देवभूमि द्वारका में। तो आपके जो एजुकेशन ऑफिसर होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा स्कूल है, आपके इसी स्कूल का नाम बताया कि वहाँ पे आप थोड़ा उनको डिजास्टर से रिलेटेड चीज़ें अवेयर करना है। तो हमने फिर डिसाइड किया कि यहाँ पे आना हमें। तो पहले मैं हमारे एनडीआरएफ के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करूँगा आप लोगों को। एनडीआरएफ है क्या? कोई जानता है एनडीआरएफ के बारे में? एनडीआरएफ के बारे में कोई जानता है? कोई भी बच्चा? गर्ल्स एंड बॉयज कोई भी? देखा तो सभी ने होगा, लेकिन आप लोग बता नहीं रहे ना। जैसे बाढ़ आती, अभी थोड़े दिन पहले बाढ़ आ रखी थी पूरे इंडिया में, तो आपने टीवी चैनल्स में देखा होगा कि बाढ़ के दौरान में बोर्ड के ऊपर कुछ इसी प्रकार की ड्रेस पहन के और हम लोग रेस्क्यू कर रहे थे। महाराष्ट्र, गुजरात, उधर बिहार, यूपी, आगे में आसाम और ये बंगाल, सारे स्टेट्स में। तो एनडीआरएफ क्या है इसके बारे में बताऊंगा। एनडीआरएफ 2006 में खड़ा किया गया था। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म पता, मैंने बोल दिया कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। जब 2006 में एनडीआरएफ खड़ा किया गया था, उस टाइम में कुल 8 बटालियन थी और आज के टाइम में कुल 12 बटालियन है। और 12 बटालियन पूरे देश में अलग अलग स्टेट्स में डिप्लॉय की गई हैं। एक बटालियन में कुल 11 से 49 की स्ट्रेंथ होती है और 18 टीमें होती है। इसमें एक टीम में 47 की स्ट्रेंथ होती है। जैसे ही कहीं पे कोई डिजास्टर आता है तो हम लोग टीम में जाते हैं, मतलब टीम वर्क रहता है हमारा। जैसे आप लोग खेलते तो टीम होती है ना आपकी, ऐसे हमारी भी एक टीम होती है 47 कैंडिडेट्स की। तो एनडीआरएफ करती क्या फिर? जैसे एनडीआरएफ में हम लोग क्या है, 5 प्रकार की टीमें होती है। जैसे फर्स्ट एड टीम, पहले कौन सी होती है? फर्स्ट एड टीम। आप लोग पढ़ते हैं ना क्लास में कि फर्स्ट एड क्या होता है, कैसे हम फर्स्ट एड दे सकते हैं कोई इंजर्ड व्यक्ति को। तो हमारी टीम फर्स्ट एड का काम होता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी इंसिडेंट के द्वारा घायल होता है उसको प्राथमिक उपचार देने का काम होता है। दूसरी हमारी टीम होती है CSSR, कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू टीम। जैसे कभी भूकंप आ जाता है और या बाढ़ आ जाती है, जिसके दौरान में क्या होता है, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है और हम लोग क्या अंदर में दब जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो उस दौरान में हमारी टीम क्या करती है, हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ छोटे छोटे इक्विपमेंट लेआउट करके रखे हैं। इनके दौरान में हम लोग पहले सर्च करते हैं कि व्यक्ति कहाँ पे फंसा हुआ है, और इन इक्विपमेंट्स के द्वारा दीवार को या दरवाजे को या कंक्रीट के स्लैब को काट कर अंदर में जाके जो भी व्यक्ति फंसा हुआ रहता है उसको बाहर निकाल के लेके आते हैं। और फिर फर्स्ट एड टीम उसको प्राथमिक उपचार देके एडवांस ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। तीसरी टीम हमारी होती है रोप रेस्क्यू टीम। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल महानगरों में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, 20-20, 25-25 मंजिल इमारतें होती हैं। तो कई बार क्या होता है कि भूकंप की वजह से या आग की वजह से सीढ़ी क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है या टूट जाती है। तो कुछ लोग ऊपर में रह जाते हैं और नीचे वाले नीचे में रह जाते हैं। तो हमारी रोप रेस्क्यू टीम क्या करती है, रोप के द्वारा नीचे से बिल्डिंग में ऊपर चढ़ती है और उसके द्वारा रोप्स को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में या एक बिल्डिंग से दूसरे ग्राउंड में जो भी लोग फंसे होते हैं उनको बाहर निकाल के लेके आते हैं। जैसे सूरत में आप लोगों ने इंसिडेंट सुना होगा इस बार गर्मियों में कि वहाँ पे नज़दीक में अवेलेबल हो गई, तो उस बिल्डिंग में फंसे हुए बच्चों को या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे सुरक्षित उतार सकते हैं या निकाल सकते हैं। चौथी हमारी टीम होती है फ्लड रेस्क्यू टीम। फ्लड रेस्क्यू टीम का काम होता है बाढ़ के दौरान में जो लोग फंस जाते हैं
जो लोग पानी पे मतलब घिर जाते हैं पानी से चारों तरफ से, तो हमारे पास रबर बोट्स होती हैं। जैसे आप लोगों ने समुद्र में देखा होगा कि वहाँ पे फाइबर और वुड की बोट्स होती हैं, और वो बोट क्या होती हैं, पानी में तो चला सकते हैं, लेकिन बीच में यदि कहीं पे सूखा आ जाता है तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उनको बहुत बड़े ट्रक या गाड़ी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हमारे पास क्या होता है, रबर की बोट होती हैं और वो हवा के द्वारा फैलाई जाती हैं। जैसे ही कहीं पे बीच में बाढ़ में सूखा आ जाता है, उसकी हवा निकाल के हम फोल्ड करके और एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से ले जा सकते हैं और दोबारा पानी में आगे रेस्क्यू काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डीप डाइवर्स होते हैं। आप लोगों ने रोजाना देखा होगा न्यूज़ में कि जो गुजरात में नर्मदा कैनाल है या कोई बड़े बड़े डैम है, उनमें लोग बच्चे या मतलब लोग डूब जाते हैं और उनकी बॉडी मिलती नहीं उस टाइम में। तो हमारे डीप डाइवर्स क्या करते हैं, जो पानी के अंदर में जाके जो भी लोग की बॉडी सर्च करना है उसको निकाल के बाहर में लाते हैं। पांचवी हमारी टीम होती है CBRN, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर टीम। जैसे आप लोगों कोई केमिकल इंसिडेंट हुआ है हमारे भारत में, बता सकते हैं कोई? गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है, बताइए कौन बोल रहा है, सही बोल रहे हो? 1984 में ये केमिकल इंसिडेंट हुआ था ना, गैस ट्रेजेडी, कहाँ पे हुआ था? भोपाल में। बहुत अच्छा। तो जैसे भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुआ था, इस प्रकार के इंसिडेंट क्या है भारत में हो सकते हैं। और जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, ये क्या है, इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं। यहाँ पे हर तालुका में, हर गांव में क्या है, केमिकल फैक्ट्रीज हैं, केमिकल का प्रोडक्शन होता है या अन्य चीज़ों में भी केमिकल्स यूज में लिए जाते हैं। तो यदि कोई इंसिडेंट एक्सीडेंटल तौर के ऊपर भी केमिकल का इंसिडेंट हो सकता है, या रोड के ऊपर ट्रांसपोर्ट करते समय भी केमिकल या न्यूक्लियर का इंसिडेंट हो जाता है। तो हमारी टीम के पास क्या होता है, वहाँ पे हमारी टीम जाके उनको निकाल कर ला सकती है और फर्स्ट एड दे सकती है। तो ये हमारी 5 टीमों का काम हुआ। अभी आते हम NDRF करती क्या है, मतलब हमारी ड्यूटी कहाँ कहाँ रहेगी। 5 प्रकार की टीम होगी, लेकिन डिजास्टर कितने टाइम में आता है? चलो सबसे पहले हम डिजास्टर की बात करें। डिजास्टर कितने प्रकार का होता है? भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, फिर लैंडस्लाइड होगा, सुनामी हो गया, फिर साइक्लोन। अभी कोई साइक्लोन आया क्या 2-3 दिन पहले? अभी एक साइक्लोन आने वाला था लेकिन वो आया नहीं है, ठीक है, हिक्का कर गई, और वो कहाँ, दूसरी तरफ डाइवर्ट होगा। थोड़े दिन पहले क्या आया था, वायु आया था। तो मैनमेड में क्या क्या होता है, जैसे कोई बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है, या कोई बड़ा बस एक्सीडेंट हो गया है, या स्टम्पेड, भगदड़ मच जाती है। भगदड़ देखा ना कई बार के मंदिर में पूजा करते टाइम या रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे क्या होता है, बहुत सी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है और कोई अफवाह फैला देता है, और जिसके दौरान में क्या होता है, भगदड़ मच जाती है और बहुत से लोग इंजर्ड हो जाते हैं या डेथ हो जाती है। तो उसमें हमारी टीम बचाव राहत कार्य करती है। जैसे कोई बड़ा केमिकल एक्सीडेंट हो गया या कोई भी ये हो गया, क्या नाम, कोई ब्लास्ट कर दिया, ये सारे क्या मैन-मेड डिजास्टर होते हैं। तो इसमें हमारी टीम काम करती है। NDRF पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसा कंट्री है, भारत, जिसमें एक डिजास्टर में रेस्क्यू करने के लिए स्पेशलाइज्ड फोर्स खड़ा किया गया है, वो हमारे NDRF है। बाकी अदर कंट्रीज में क्या होता है, किसी में आर्मी करती है, किसी में पुलिस करती है, किसी में अदर डिपार्टमेंट्स करते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे NDRF को ओनली डिजास्टर में रेस्क्यू और बचाव राहत कार्य करने के लिए बनाया गया है। NDRF में जैसे आपके सर बता रहे कि आप लोगों में भी हो सकता है कि बाद में NDRF में जा सकते हैं। तो NDRF में हम लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ से हमारा रिक्रूटमेंट होता है, ये बताना चाहूँगा मैं। NDRF क्या है, ओनली डेप्यूटेशनल फोर्स है। तो हमारा सर नीचे आके सर पे ना लगे, हाँ बस छोड़ो, रख लो। इनके लिए तालियां बजाएं, दोनों बच्चों के लिए, बहुत अच्छा। वो सबसे पीछे में आएंगे और आके कहाँ पे जाना है, खुले मैदान में। खुला मैदान जैसे आपका तो यहीं पे तो है नहीं खुला मैदान, जो आपका गेट से बाहर में जो ग्राउंड पर है ना, उसको खुला मैदान मान सकते हैं। क्योंकि जब बिल्डिंग कोलैप्स होती है ना, तो उस बिल्डिंग की 1.5 गुना हाइट तक उसका रबर द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं,
कोई भी इसमें 3 प्रकार की ब्लेड्स लगती है, एक लकड़ी काटने के लिए, एक लोहा काटने मेटल्स काटने के लिए और एक कंक्रीट को काटने के लिए। जैसे ही कोई हमें किसी रूम के अंदर में जाना पड़ता है और उसको कुछ कटिंग करना पड़ता है, लकड़ी लोहा या कंक्रीट, तो उसी के अनुसार हम इसमें ब्लेड लगा लेते हैं और उसको ट्रायंगल टाइप में त्रिभुजाकार में एक बनाते हैं स्पेस और उसके अंदर से हम बिल्डिंग के अंदर में जाते हैं। इसको बोलते हैं एंगल कटर और ये इलेक्ट्रिक से चलता है। दूसरा इक्विपमेंट है हमारा आरपी सा, रेसिप्रोकेटिंग सा। जैसे कहीं बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है और दरवाजा बंद हो गया और हमें क्या करना पड़ता है, खिड़की की जो जाली या खिड़की के दरवाजे को काटना पड़ता है। इसमें 2 प्रकार की ब्लेड लगती है, एक लकड़ी काटने की और एक मेटल काटने की। ये छोटे मोटे मेटल्स को और लकड़ी को काटने का काम करती हैं। ये बहुत ही कारगर इक्विपमेंट है, जैसे कहीं भी खिड़की या दरवाजे को काटना होता है तो इससे लकड़ी और मेटल दोनों चीज़ काटा जा सकता है। ये भी इलेक्ट्रिक से चलता है। तीसरा है ड्रिल, हैमर ड्रिल। ये भी इलेक्ट्रिक हैमर ड्रिल है, बिजली से चलने वाला इक्विपमेंट है। इसमें एक सा लगता है, आगे में एक गोल सा और कुछ लगता है इक्विपमेंट, उसको लगा के हम लोग जैसे कहीं आपके दरवाजे में एक छोटा सा 2 इंच 4 इंच का एक रेडियस का छेद निकालते हैं, होल निकालते हैं और उसमें हमारा जो विक्टिम लोकेटिंग कैमरा है उसको डाल के देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है या नहीं है। नहीं तो हमें पूरी दीवार को काटना पड़ेगा और उसमें हमारी ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा और ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इससे एक छेद निकाल के और तुरंत उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई फंसा हुआ है या नहीं। चौथा इक्विपमेंट है हमारा चिपिंग हैमर। जैसे आप लोगों ने आजकल रोड पे जो काम करते हैं जिसमें बड़े बड़े स्लैब्स को तोड़ा जाता है, ये एक क्या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है। जैसे कोई बड़ा आपको हमें कई बार क्या होता है, छत साइड से हम लोग उसमें बिल्डिंग में जा नहीं सकते तो छत को तोड़ना पड़ता है, तो इसके द्वारा हम छत को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के और वहाँ पे 2 बाय 2 का स्पेस बना के अंदर में नीचे उतर सकते हैं। इसको चिपिंग हैमर बोला जाता है और ये इलेक्ट्रिक से चलता है। अभी आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप तो बता रहे ये सारे इलेक्ट्रिक से चलने वाले इक्विपमेंट हैं, तो जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया तो बिजली गुल हो जाती है, बिजली चली जाती है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक टीम में कम से कम 4 जनरेटर होते हैं और वो जनरेटर हम लोग नीचे उतार के उनको तुरंत चला देते हैं और फिर उसी की इलेक्ट्रिक से सप्लाई से ये इक्विपमेंट्स हम चलाते हैं। अगला है डायमंड टिप सेंसर। डायमंड टिप सेंसर से हम लोग जैसे मोटी मोटी दीवार होती हैं, मोटे मोटे स्लैब होते हैं, इसमें लोहा स्लैब्स के अंदर में क्या होता है, सरिये भी होते हैं और कंक्रीट भी होती है, सीमेंट भी होती है, उनको काटने का काम करते हैं। ये आपकी जो मकान की बिल्डिंग है इसको 2 मिनट में काट के और उसमें जगह बना देगा और उसमें हम आसानी से अंदर जा सकते हैं। और ये फ्यूल से चलता है, पेट्रोल से चलने वाला इक्विपमेंट है। अगला है कार्बाइड टिप सेंसर। जैसे कभी साइक्लोन आता है या भूकंप आता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे रोड ब्लॉक हो जाते हैं, पूरे रोड के ऊपर पेड़ गिर जाते हैं, मोटे मोटे पेड़ गिर जाते हैं और उसके कारण कोई भी व्हीकल से आगे मतलब मूवमेंट नहीं कर सकता है। तो हमारी जब टीम जाती है तो रोड के ऊपर कुछ पेड़ गिर जाते हैं, उनको जल्दी से जल्दी काट के और साइड करके रास्ते को क्लियर कर देते हैं। और ये जो आपको बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना बाहर में, उनको 2 से 3 मिनट में काट के साइड कर देते हैं। इसको बोला जाता है कार्बाइड टिप सेंसर। तो ये कुछ इक्विपमेंट है हमारे पास। बाकी हमारे एक टीम के साथ में 2-3 ट्रक इक्विपमेंट्स के भरे रहते हैं, वो बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट है, बहुत छोटे से लेके बड़े बड़े, जैसे जेसीबी तक भी हमारे पास होता है। तो इसके दौरान में हम लोग क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट को कटिंग करना है उसको काट के जहाँ पे हमें जाना होता है वहाँ पे हम लोग पहुँच सकते हैं। तो ये था हमारा CSSR टीम या भूकंप या बाढ़ के दौरान में जो भी काम हम लोग करते हैं। जानते कुछ तो अपना फर्स्ट एड आना चाहिए, मेरा मतलब कहना ये है। भूकंप आएगा तो आपका हॉस्पिटल आप ही गांव में होगा, हॉस्पिटल की वो सरकारी हॉस्पिटल 1949 से पहले का बना होगा और उसकी दीवारें पहले से हिल रही होंगी और भूकंप आने के बाद में डॉक्टर पहले से डर गया होगा, हो सकता है ना। तो फिर वो आपकी थोड़ी हेल्प करेगा, वो अपना इलाज कराएगा, आपकी हेल्प करेगा डॉक्टर। तो हमें फर्स्ट एड आना चाहिए। तो फर्स्ट एड में हम आपको वो कुछ चीज़ें बताएंगे। जैसे फर्स्ट एड में सबसे पहले क्या होता है, ब्लड कंट्रोल। ब्लड कंट्रोल करने का मेथड पता आप लोगों को, आप लोगों की क्लासेज में आता है, जैसे 6th 7th में आता है।
तो जैसे आदमी की डेथ होती है ना, कैसे होती है? ब्लड लॉस से होती है। कोई बता सकता है कि एक मानव शरीर में कितना ब्लड आता है? में आप लोगों में नहीं है, आप तो बच्चे छोटे हैं, तो कितना ब्लड आता है? 5 से 6 लीटर। और एक फीमेल जो लेडीज होती है उसमें 4 से 5 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। और एक एग्जैक्ट फिगर होता है 7% ऑफ वेट। आपका वेट कितना है? उसका 7% ब्लड होता है हमारे शरीर में, ठीक है। तो ब्लड कंट्रोल के मेथड हम आपको बताएंगे फर्स्ट में कि ब्लड कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ब्लड करने के कितने मेथड हैं? 4 मेथड होते हैं। क्या होते हैं? 4 तरीके होते हैं ब्लड कंट्रोल करने के। पहला होता है सीधा दबाव। क्या होता है? सीधा दबाव, डायरेक्ट प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट प्रेशर। जैसे भी आपको कहीं पे चोट लगती है तो तुरंत अपन क्या करते हैं? हाथ से उसको दबा लेते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो हमें हाथ से तो दबाना है, लेकिन हमारे पास क्या है? जो भी हमारा रुमाल है या कुछ भी, जैसे हमारे जो इंस्ट्रक्टर है कुछ चीजें पहन के रखा होगा, हाथ में कुछ ग्लव्स वगैरह, मुंह पे कुछ लगा के रखा है, ये सारी चीजें क्या है? इसको बोला जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। किस लिए पहना जाता है? कोई बता सकता है? ये किस लिए पहन के रखे? अपनी सुरक्षा के लिए। क्योंकि जैसे मान लो कि इनके कोई बीमारी होगी तो मेरे को लग जाएगी, मेरी भी कुछ बीमारी होगी तो विक्टिम को लग सकती है, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए कुछ चीजें पहनना चाहिए। लेकिन जैसे आप लोग स्कूल में हैं या घर में हैं तो आपके पास ऐसी चीजें नहीं होंगी, तो ऐसी कोई इतनी खास रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो इसको पहन सकते हैं। तो डायरेक्ट प्रेशर पहला मेथड है। तो डायरेक्ट प्रेशर मतलब हाथ से डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, और अपने पास जैसे कोई भी गोज या कुछ ड्रेसिंग होगी उसको भी लगा सकते हैं, और उसके ऊपर थोड़ा दबाव दे के रखना है। जैसे इन्होंने लगा के और उसको क्या करते हैं? बैंडेज कर दिया गया। तो ये पहला मेथड क्या है? डायरेक्ट प्रेशर, सीधा, क्या बोलेंगे इसको? सीधा दबाव देना। इससे क्या होगा? ब्लड कंट्रोल हो जाएगा। इसमें एक बार पट्टी लगाया उसको कभी भी हटाना नहीं है। क्यों नहीं हटाना है? कोई बता सकता है कि एक बार मान लो आपने पट्टी लगा दिया, उसको हटाना क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारा क्लोटिंग का जो प्रोसेस होता है, हमारे ब्लड का थक्का जमता है, उसको कितना टाइम लगता है? ब्लड का थक्का कितने टाइम में लगता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा ना 7th क्लास में, 6th क्लास में आता है 6 से 7 मिनट लगता है। कितना लगता है? 6 से 7 मिनट ब्लड को क्लॉट होने में लगता है, थक्का जमने में लगता है। यदि आपने एक पट्टी लगाया और उसके बाद में उसको हटा दिया तो दोबारा वही 6-7 मिनट लगेगा। तो इसलिए एक पट्टी लगाया वो भीग जाता है, दूसरा पट्टी लगाओ वो भीग जाता है, तीसरा लगाओ और फिर उसको ड्रेसिंग कर देना है, उसको बांध देना है। यदि आपका ब्लड इससे डायरेक्ट प्रेशर नहीं रुकता है तो हमें क्या करेंगे? दूसरा स्टेप में जाएंगे। क्या करेंगे? एलिवेट करेंगे, उसको ऊपर उठाना है। कहाँ से ऊपर उठाना है? हमारे हार्ट के लेवल से ऊपर। कैसे उठाएंगे? जैसे हाथ है तो ऊपर कर दिया हाथ को। यदि आपके पैर में चोट लगी है तो उस विक्टिम को क्या करेंगे? नीचे जमीन पे लेटा देंगे और उसको जैसे कोई चेयर के ऊपर उसका पैर कर देंगे, तो हार्ट के लेवल से पैर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा ना। ऊपर करने से क्या होता है? क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अपने घर में जो नल आता है, कई बार क्या होता है फर्स्ट फ्लोर पे पानी ज्यादा आता है और ऊपर वाले फ्लोर पे पानी पहुंचता ही नहीं है, या कम, उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो वही सेम प्रोसीजर है हमारे हार्ट का। हमारा हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है और पूरे शरीर के अंदर में ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो इसलिए अगर हार्ट के लेवल से ऊपर हमारा जो भी एक्सट्रीमिटीज, हाथ और पैर को ऊपर कर देंगे तो वहां तक ब्लड कम पहुंचेगा, तो थक्का जमने में मदद कर देगा। तो ये दो चीजें हो गया। पहला क्या था? डायरेक्ट प्रेशर, और दूसरा क्या था? एलिवेट करना, ऊपर उठाना। अभी तीसरा क्या होता है? प्रेशर पॉइंट। हमारे जो ब्लड किसमें बहता है? ब्लड किसमें हमारा सर्कुलेट करता है? ब्लड वेसल क्या है? आर्टरीज और क्या वेन्स होती है। जान पढ़ा है ना आप लोगों ने? तो हमारे जो नस होते हैं, हमारे जो, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने जाते हैं देखा हुआ है ऐसे हाथ लगा के कि आपकी नर्व्स कितनी चल रही हैं। तो इसी प्रकार से जहाँ पे चोट लगता है उसके पीछे वाले कोई भी नर्व्स को दबा के रखो। जैसे हमारे
जो उस्ताद दिखा रहे हैं आपको, जैसे आगे में चोट लगा है, यहाँ से एक नर्व्स को दबा के रखेंगे, तो जो आर्टरी को हम दबा देंगे तो आगे की तरफ ब्लड नहीं जाएगा, तो ब्लड कंट्रोल हो जाएगा। जैसे आप लोग कई बार क्या करते हैं, जैसे कोई नल जा रहा है उसके ऊपर आप लोग खड़े हो जाते हैं तो आगे पानी नहीं जाता है, करते हैं ना कई बार आप लोग ऐसे, बस छोटे बच्चे करते हैं ना कि नल पड़ा हुआ तो उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और फिर आगे पानी नहीं जाता है। तो वो सेम प्रोसीजर उसमें भी हमारी ब्लड वेसल्स में हमारी जो नर्व्स है, हमारी जो आर्टरी है, उसको हम दबा के रखेंगे तो आगे ब्लड नहीं जाएगा, और ब्लड नहीं जाएगा तो थक्का जमने लग जाएगा। और चौथा तरीका क्या है, यदि मान लो इसमें भी ब्लड नहीं रुकता है तो हम क्या करेंगे। चौथा इसको बोलते हैं बंद लगाना। बंद लगाना मतलब जैसे आपने ये तीनों प्रोसीजर अपना लिया है और व्यक्ति का ब्लड नहीं रुक रहा है, तो हमें उस व्यक्ति के ब्लड नहीं रुकेगा तो व्यक्ति का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा उस व्यक्ति का। तो कई बार अचानक क्या होता है, पानी बढ़ जाता है और व्यक्ति पानी में डूब के घर में ही मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार के राफ्ट हम बना के हमारे घर में रख सकते हैं, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पानी बढ़ सकता है, तो इसके द्वारा हम बच सकते हैं। बना सकते हैं आप लोग ये। तो आपके टीचर्स को मैं बता के जाऊँगा कि आप लोगों से ऐसे राफ्ट बनवा के और स्कूल में लगाए जाएंगे, तो अगली बार कोई आएगा तो उसको हम दिखा सकते हैं। तो अभी क्या हम सीख रहे थे, बोतल का राफ्ट बना सकते हैं ना आप लोग। तो इस बोतल जैसे ये इनको पहना के रखा है, इनको पानी के अंदर आप फेंक दो, ठीक है, 2 दिन 4 दिन ये ऊपर में तैरते रहे, कभी भी डूबेंगे नहीं। तो जैसे आपको लग रहा है हमारे घर में पानी मतलब बारिश के टाइम में बढ़ सकता है, तो ऐसी इस प्रकार के राफ्ट हम बना के रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा राफ्ट है, और इस बोतल के राफ्ट में क्या ध्यान में रखना है, इसका जो ढक्कन है वो टाइट बंद करके रखना है। किस लिए बंद करके रखना है ढक्कन को, क्योंकि अगर ढक्कन बंद नहीं करोगे तो पानी भर जाएगा, और पानी भर जाएगा तो आप नीचे डूब जाओगे, तो ऐसा नहीं करना है। इसलिए उसके ढक्कन को अच्छे से पूरा टाइट करके बंद करके रखना है, और ढक्कन को नीचे की तरफ रखना है, क्योंकि आप पानी में आगे जाएंगे तो ढक्कन खुलेगा भी नहीं। अगला है, जैसे आप लोग रोजाना अपने घर में क्या ऑयल्स वगैरह काम में लेते हैं, तेल वगैरह काम में लेते हैं, उसकी कहने को क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल के और बाहर फेंक देते हैं, या 5 रुपए में किसी रद्दी वाले को बेच देते हैं। तो जो हमारी कहनी होती है इसमें भी क्या है, ढक्कन को टाइट करके एयर टाइट हो जाता है, पूरा हवा भरा रहता है। अगर 2 कहनी हमने ले लिया, जैसे आपके साथी खड़े हैं, इस टाइप में अपने चेस्ट के ऊपर लगा के पानी के ऊपर लेट जाएंगे आप, तो आराम से आपको पानी में तैरा सकता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन। अगला है, जैसे हम लोग जैसे एनडीआरएफ आती है, कई बार क्या होता है पूरा इलाका क्या होता है बाढ़ ग्रस्त हो जाता है कई किलोमीटरों में, तो हम क्या करते हैं हेलीकॉप्टर के द्वारा क्या करते हैं, इस प्रकार के जैकेट जो आपके सामने रिंग रखी है, इसको हम लोग लाइफ बॉय बोला जाता है, वैसे इसको रिंग बोलते होंगे आप लोग। तो इस प्रकार के लाइफ जैकेट को हम लोग हेलीकॉप्टर के द्वारा नीचे बाढ़ग्रस्त इलाके में फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, और जो भी व्यक्ति को पता होता है कि किस काम का है तो उसको पहन के अपने आप को बचा सकता है। अदरवाइज आपको पता नहीं होगा कि ये है क्या, तो पानी में से तैरते तैरते वो बह के चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं लाइफ जैकेट और रिंग या लाइफ बॉय, ठीक है। जैसे जो लाइफ बॉय है, इससे मैं 1 क्विंटल के व्यक्ति को आराम से तैरा सकता है, और लगभग 3 से 4 दिन तक इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप चाहे समुद्र में फेंक दो, चाहे नदी में डाल दो, वो ऊपर ऊपर तैरता तैरता रहेगा और साइड में जा सकता है। बाकी जैसे हमारे घर में रोजाना जैसे दीपावली आएगी तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक चीज़ें या कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदते हैं, उसके साथ में क्या आता है पैकिंग मटेरियल में थर्मोकोल आता है, और वही थर्मोकोल इस लाइफ जैकेट में लगा हुआ है। इस प्रकार का जो थर्मो हम लोग डस्टबिन में डाल देते हैं, उसको एक बोरे के अंदर में भर दो, और उसको हमारे शरीर के मतलब अपने पकड़ के पानी में उतर जाओ आप लोग, तो आराम से आप तैरते हुए कहीं भी साइड में जा सकते हैं थर्मोकोल के द्वारा। इसको कुछ बनाने की जरूरत नहीं, इसको आप एक बोरी में डाल दो, उसको पकड़ के रखो, या उसको रस्सी से अपने शरीर के ऊपर बांध दो कहीं पे, और फिर पानी में उतर जाओ। तो ये क्या फ्लोटिंग डिवाइसेज हैं सारे। पानी में डूब गया तो इसको क्या करते हैं, इसके बेहोश हो गया, पानी में गिर गया है, तो इसको पानी से निकालते टाइम में क्या करते हैं, उसको अपने कंधे पे लेटाना है, ठीक है। तो ये हमारे साथी बताइए कैसे इसको कंधे पे लेना है। चलो स्टार्ट करो।
उसका जो पेट है ना वो हमारे शोल्डर के ऊपर आना चाहिए। हाँ, और इसको थोड़ा हिलाना है। क्या करना है, उसके सर के नीचे हाथ भी रखना है। क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा। समझ गए, इसको बोलते हैं फायरमैन लिफ्ट। दूसरा है, मान लो कि आप समुद्र के किनारे में या नदी के किनारे में है और वहां पे आपके पास कुछ है नहीं, आपसे जो व्यक्ति डूबा है वो बहुत बड़ा है। क्या है, जो व्यक्ति मान लो कि आप छोटे बच्चे हैं, कोई बड़ा व्यक्ति डूब रखा है, आपने देखा किनारे पे वो डूबा हुआ है नजदीक में और आपको तैरना आता है, उसको खींच के लेके आ गई, तो आप तो कंधे पे उठा नहीं सकते ना उसको। तो हमें क्या करेंगे, एक मिट्टी का ढेरी बनाना। वहाँ पे क्या करना है, मिट्टी का ढेरी बनाते हैं। मिट्टी का ढेरी मान लो यहाँ पे बन नहीं सकता, इसलिए लाइफ जैकेट लाइफ बॉय लगा के रखा। मिट्टी का ढेरी बना के उसको पेट को मिट्टी के ढेरी पे लगाना है, जैसे ये दिखा रहे हैं आपको। क्या करना है, पेट को मिट्टी के ढेरी पे लगाना है और उसके गर्दन को एक साइड में कर देना है, क्योंकि नीचे कर देना तो मिट्टी में वो टिक जाएगा। एक साइड में उसके गर्दन को कर देना है और उसके पीछे से पेट को दबाना है। तो क्या होगा, जो पानी उसके लंग्स में भर गया था वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये पोजीशन है। तो इसका पेट कहाँ जाएगा, घुटने के ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा पीछे दबाएंगे तो जो भी पानी पिया हुआ वो निकल जाएगा। हाँ, अगर पानी जिसके जो पानी में डूब जाता है पूरा सीधा हो जाता है, अगर फिर उसका पूरा वेट पड़ेगा तो इसके द्वारा हम पानी निकाल सकते हैं। अभी देखिए, इस एक लाइन में आना सभी को और लाइन में आगे खड़ा हो जाना है। यहाँ पे क्या करना है, हाँ ये भी खड़े हो सभी एक लाइन में। अभी जो क्लास टीचर होंगे ना वो क्या करेंगे, हेड काउंटिंग करना है। आपको जो क्लास टीचर होंगे तो प्रिंसिपल को दे देंगे मेरे क्लास में इतने बच्चे थे और वो पूरे हैं। चलिए इन लोगों के लिए ताली हो जाए जोर से। आप लोग अपनी जगह पे आके बैठे। ये विक्टिम आदमी है, बीमार आदमी है, ये निकाला क्या उसको लेके आ रहे हैं। आवाज में सुनाया जाएगा आप लोग आवाज। जगह नहीं है।